11 जनवरी 1982, बंबई का वडाला इलाका। दोपहर का वक्त था और सड़कों पर आम दिनों जैसी ही हलचल थी। तभी एक नीले रंग की फिएट कार अंबेडकर कॉलेज के पास आकर रुकती है। उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है। वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन आंखों में एक खौफनाक आत्मविश्वास। तभी अचानक सादे कपड़ों में कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, हवा चीरती हुई गोलियों की आवाज से पूरा वटाला गूंज उठता है। वो आदमी अपनी बंदूक निकालता है, जवाबी फायरिंग करता है, लेकिन पुलिस की गोलियों की बौछार उसे छलनी कर देती है। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस की सांसें फूली हुई थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक बड़ी कामयाबी की चमक थी। ये कोई आम गोलीबारी नहीं थी। यह आजाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा वाकया था जिसे पुलिस ने आधिकारिक तौर पर एनकाउंटर का नाम दिया। पुलिस की फाइलों में यह भारत का पहला पुलिस एनकाउंटर दर्ज हुआ, लेकिन जमीन पर खून में सना जो आदमी आखिरी सांसें ले रहा था, वो कोई पैदाइशी मुजरिम या अनपढ़ गुंडा नहीं था। वो बंबई यूनिवर्सिटी के कीर्ति कॉलेज का एक ऐसा होनहार छात्र था जिसने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 78% अंक हासिल किए थे। एक ऐसा नौजवान जिसके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए थीं, जिसके सपनों में एक शानदार व्हाइट कॉलर नौकरी होनी चाहिए थी। आखिर उसके हाथों में रिवॉल्वर कैसे आ गई? साठ और 70 के दशक की बंबई। यह वो दौर था जब शहर की हवाओं में मिलों के सायरन और समंदर की नमकीन महक घुली हुई थी। इसी बंबई के दादर इलाके की एक चौल में मनोहर सुर्वे नाम का एक लड़का पला बड़ा। मध्यम वर्गीय परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन आंखों में आसमान छूने के सपने। मनोहर पढ़ाई में बेहद तेज था। उसे अपराध, लड़ाई झगड़े या बंबई की सड़कों पर पलने वाले गुंडों से कोई लेना देना नहीं था। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, अच्छी पढ़ाई करना, एक बेहतरीन नौकरी पाना और अपनी मां को चौल की इस घुटन भरी जिंदगी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना। उसने कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पूरी ताकत किताबों में झोंक दी। केमिस्ट्री के प्रति उसका जुनून ऐसा था कि उसने 78% अंकों के साथ अपनी परीक्षा पास की। उन दिनों इतने अंक लाना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। मनोहर के लिए उसकी डिग्रियां ही उसका हथियार थीं, जिनसे वो अपनी गरीबी और मजबूरी को हराना चाहता था। लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक अलग ही पटकथा लिख रखी थी, और उस पटकथा का विलेन बना वो सिस्टम जिस पर हर आम आदमी इंसाफ की उम्मीद में भरोसा करता है। साल 1969 यह वो साल था जिसने मनोहर सुर्वे की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। मनोहर का एक सौतेला भाई था, भार्गव दादा। भार्गव दादर इलाके का एक जाना माना गुंडा था, जिसके अंडरवर्ल्ड के कई लोगों से संबंध थे और उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी थी। एक दिन दादर में दांडेकर नाम के एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल का इल्जाम भार्गव दादा और उसके साथियों पर आता है, लेकिन पुलिस की जांच और एक भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे घिनौना रूप तब सामने आया जब इस कत्ल के केस में भार्गव के साथ साथ मनोहर को भी फंसा दिया गया। मनोहर का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ उस वक्त गलत जगह पर मौजूद था, या यूं कहें कि भार्गव का भाई होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। पुलिस को एक बलि का बकरा चाहिए था और उन्हें मनोहर के रूप में एक आसान शिकार मिल गया। मनोहर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी डिग्रियां और अपने कॉलेज के रिकॉर्ड दिखाता रहा। उसने अदालत से लेकर पुलिस स्टेशन तक हर दरवाजे पर जाकर कहा कि वो एक छात्र है, उसका इन गुंडों और इस खून से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक भ्रष्ट पुलिस तंत्र और गवाहों की झूठी गवाही के सामने उसकी एक न चली। अदालत के कटघरे में खड़े उस युवा छात्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कानून और इंसाफ की बातें वो किताबों में पढ़ता था, वो हकीकत में इतना अंधा और बहरा है। इंसाफ के तराजू में उसकी बेगुनाही का वजन झूठे सबूतों के आगे हल्का पड़ गया। मनोहर सुर्वे को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक होनहार छात्र की हत्या थी। पुणे की यरवदा जेल के भारी लोहे के दरवाजे जब मनोहर के पीछे बंद हुए, तो उस दरवाजे के बाहर ही उसका भविष्य, उसकी डिग्रियां, उसके सपने और उसका मनोहर होना हमेशा के लिए दफन हो गया। यरवदा जेल की वो अंधेरी कोठरी, अपराधियों से भरी वो दुनिया
और पुलिस वालों की गालियां, इन सब ने मिलकर मनोहर के अंदर एक भयानक आग पैदा कर दी। जेल के अंदर उसने देखा कि यहां शराफत की कोई कीमत नहीं, यहां सिर्फ ताकत और खौफ की भाषा समझी जाती है। जो सिस्टम बेगुनाहों को कुचलता है, वो ताकतवर अपराधियों के सामने दुम हिलाता है। इसी यरवदा जेल की दीवारों के बीच एक मासूम छात्र की राख से जन्म हुआ मान्या सुर्वे का। मनोहर अब मर चुका था। उसकी जगह जिस इंसान ने ली थी, उसकी रगों में खून नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ उबलता हुआ लावा दौड़ रहा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जेल में मान्या चुपचाप बैठा रहता, लेकिन उसका तेज दिमाग, जो कभी केमिकल इक्वेशन सुलझाता था, अब जुर्म की दुनिया की जटिलताओं को समझ रहा था। वो अंडरवर्ल्ड के समीकरणों को पढ़ने लगा। उसने ठान लिया था कि जिस समाज और जिस कानून ने उसे बिना वजह मुजरिम बना दिया, अब वो उसी समाज का सबसे बड़ा मुजरिम बनकर दिखाएगा। मान्या को पता था कि वो जेल की चारदीवारी में रहकर अपना बदला नहीं ले सकता। साल 1979 जेल में मान्या अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ने का नाटक करता है। उसकी हालत बिगड़ती देख उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। यही वो पल था जिसका मान्या सालों से इंतजार कर रहा था। अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर मान्या सुर्वे फरार हो जाता है। जेल से भागकर जब मान्या वापस बंबई की सड़कों पर कदम रखता है, तो वो एक बदला हुआ इंसान था। बंबई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त बदल रहा था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने डॉन का दौर ढल रहा था, और पठान गैंग तथा दाऊद इब्राहिम जैसे नए और खतरनाक गैंग शहर पर अपना कब्जा जमा रहे थे। मान्या जानता था कि इस खूनी खेल में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग के मामले में मान्या सुर्वे का कोई सानी नहीं था। उसने अपने बचपन के दोस्तों और कुछ भरोसेमंद साथियों को मिलाकर अपनी एक गैंग तैयार की। यह बंबई के इतिहास की पहली ऐसी गैंग थी जो किसी धर्म या इलाके के नाम पर नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से पेशेवर तरीके से काम करती थी। मान्या का काम करने का तरीका बाकी गैंगस्टर्स से बिल्कुल अलग था। वो बिना वजह खून खराबा नहीं करता था। वो बैंक डकैतियां, बड़ी चोरियां और फिरौती की योजनाएं बिल्कुल वैसे ही बनाता था जैसे कोई इंजीनियर किसी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा बनाता हो। उसके पास पुलिस के रेडियो संचार को सुनने के तरीके थे। वो भागने के रूट्स पहले से तय करता था, और उसका ऑपरेशन इतना सटीक होता था कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, मान्या और उसका गैंग हवा हो चुका होता था। मान्या सुर्वे की यह कामयाबी और उसकी बढ़ती ताकत अंडरवर्ल्ड के बड़े मगरमच्छों की आंखों में खटकने लगी थी। यह वो वक्त था जब बंबई में दाऊद इब्राहिम और उसका बड़ा भाई साबिर इब्राहिम खासकर तेजी से उभर रहे थे। दाऊद की दुश्मनी उस वक्त के सबसे खतरनाक पठान गैंग से चल रही थी, जिसे अमीरजादा और आलमजेब चलाते थे। मान्या सुर्वे, जिसे अब बंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना डॉन मानने लगा था, उसने पठान गैंग के साथ हाथ मिला लिया। मान्या जानता था कि अगर उसे बंबई का बेताज बादशाह बनना है, तो उसे दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व को तोड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुई बंबई के इतिहास की वो खूनी गैंगवार जिसने शहर की सड़कों को लाल कर दिया। मान्या ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दिया। उसने सीधे दाऊद के दिल पर वार करने की सोची। 12 फरवरी 1981 की वो सर्द रात, जब दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम एक पेट्रोल पंप के पास अपनी कार में बैठा था, मान्या और उसके साथियों ने, जिनमें पठान गैंग के लोग भी शामिल थे, साबिर को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि साबिर कुछ समझ पाता, गोलियों की बौछार से उसे वहीं ढेर कर दिया गया। दाऊद इब्राहिम के सगे भाई का कत्ल, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इस एक कत्ल ने मान्या सुर्वे को बंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और खौफनाक नाम बना दिया। दाऊद इब्राहिम, जो खुद को बंबई का खुदा समझने लगा था, वो मान्या सुर्वे के इस वार से बौखला गया। साबिर की हत्या के बाद दाऊद और मान्या के बीच शुरू हुई वो गैंगवार, जिसमें रोज बंबई की सड़कों पर लाशें गिरने लगीं। दाऊद के पास पैसा था, गुंडे थे और सिस्टम में उसकी पहुंच थी, लेकिन मान्या के पास शातिर दिमाग और मौत का कोई खौफ नहीं था। मान्या ने दाऊद के कई आदमियों को मौत के घाट उतारा। इस गैंगवार ने बंबई पुलिस और सरकार की नींदें उड़ा दी। सड़कों पर आम लोगों का चलना मुहाल हो गया था। महाराष्ट्र सरकार पर भारी दबाव था कि किसी भी तरह इस खूनी खेल को रोका जाए और मान्या सुर्वे को खत्म किया जाए। पुलिस को यह अच्छी तरह पता था कि मान्या सुर्वे को जिंदा पकड़ना नामुमकिन के बराबर है।
वो पढ़ा लिखा था, वो कानून के हर पेंच को जानता था, और अगर वो अदालत पहुंच गया तो फिर से कोई ना कोई लूप होल निकाल कर बाहर आ जाएगा। इसी हताशा और बेबसी ने पुलिस के आला अधिकारियों को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने भारत के पुलिसिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। तय किया गया कि मान्या को पकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसका काम तमाम किया जाएगा। यहीं से एनकाउंटर या स्टेज्ड एनकाउंटर की वो विवादित परंपरा शुरू हुई जो आगे चलकर मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बनी। इंस्पेक्टर इशाक बागवान और राजा तांबट जैसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों की एक विशेष टीम बनाई गई जिसका एक ही लक्ष्य था, मान्या सुर्वे की मौत। लेकिन मान्या जैसे चालाक डॉन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो लगातार अपने ठिकाने बदलता था, कभी एक जगह नहीं सोता था। ऐसे में पुलिस ने वो रास्ता अपनाया जो हमेशा से अंडरवर्ल्ड के पतन का कारण बनता आया है, धोखा और मुखबिरी। कहा जाता है कि मान्या सुर्वे की एक प्रेमिका थी, विद्या। मान्या उस पर बहुत भरोसा करता था। दाऊद इब्राहिम ने अपने पैसे और खौफ का इस्तेमाल करके या फिर पुलिस ने अपने दबाव से विद्या तक पहुंच बनाई। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को मान्या की सटीक लोकेशन की टिप दी थी ताकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाए। कारण जो भी रहा हो, लेकिन उस दिन मान्या सुर्वे के साथ वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अपनों का धोखा। और फिर आता है 11 जनवरी 1982 का वो दिन। पुलिस को पक्की खबर मिल चुकी थी कि मान्या सुर्वे अपनी प्रेमिका से मिलने वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास आने वाला है। पुलिस ने सादे कपड़ों में पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। दोपहर के वक्त जब मान्या वहां पहुंचा तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो गिर चुका है, मान्या ने सरेंडर करने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन पुलिस की तैयारी उससे कहीं ज्यादा थी। चारों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने मान्या सुर्वे के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। मान्या सुर्वे सड़क पर गिर पड़ा। उसका खून उसी बंबई की सड़क पर बह रहा था जिस शहर पर वो कभी राज करना चाहता था। कुछ ही देर में उसकी सांसें टूट गईं और इसके साथ ही अंत हुआ बंबई के उस डॉन का जिसने अपने दिमाग से अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदल दी थी। पुलिस ने राहत की सांस ली। दाऊद इब्राहिम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मरा हुआ मिला और सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में पेश किया। लेकिन जब मान्या सुर्वे की लाश वहां से उठाई जा रही थी तो वो सिर्फ एक गैंगस्टर की लाश नहीं थी, वो उस 78% अंक लाने वाले छात्र मनोहर की भी लाश थी जिसे इसी सिस्टम ने सालों पहले यरवदा जेल की सलाखों के पीछे मार डाला था। मान्या सुर्वे की कहानी सिर्फ एक अपराधी के युत्थान और पतन की दास्तान नहीं है, यह हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये कहानी हमसे कई चुभते हुए सवाल पूछती है, क्या होता अगर 1969 में उस बेगुनाह छात्र मनोहर को उस झूठे केस में नहीं फंसाया जाता? क्या होता अगर पुलिस ने एक मासूम को बलि का बकरा बनाने के बजाय असली मुजरिमों को पकड़ा होता? शायद आज मनोहर सुर्वे किसी बड़ी कंपनी में केमिस्ट होता, एक आम और खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। लेकिन हमारे सिस्टम ने एक कलम पकड़ने वाले हाथ को मजबूर किया कि वो बंदूक उठा ले। मान्या सुर्वे पैदा नहीं हुआ था, उसे बनाया गया था। और विडंबना देखिए, जिस भ्रष्ट सिस्टम ने एक बेगुनाह को मुजरिम बनाया, उसी सिस्टम ने अपने दाग धोने के लिए आखिर में उस मुजरिम का सीना गोलियों से छलनी कर दिया।